आज जब सुनैना अपनी जुड़वा बेटियों नेहा और रिया को स्कूल बस में छोड़ने आई तो रोज की तरह नहीं खिलखिला रही थी। मैं उसकी खामोशी देखकर समझ गई कि जरूर कोई बात है, क्योंकि सुनैना और खामोशी का तो दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। सुनैना मेरी सबसे प्यारी सहेली है, जिसकी दो जुड़वा बेटियां मेरी बेटी आस्था के स्कूल में साथ साथ पढ़ती हैं। मैं सुनैना को 4 सालों से जानती हूँ। मात्र 20 वर्ष की उम्र में उसका अमीर परिवार में विवाह हो गया था और फिर 2 ही साल में दो जुड़वा बेटियां पैदा हो गई। रोज बच्चों को बस में बिठाकर हम दोनों सुबह की सैर को निकल जाती। स्वास्थ्य फायदा का साथ साथ अपने मन की बातों का आदान प्रदान भी हो जाता। लेकिन उसके चेहरे पर आज उदासी देखकर मेरा मन ना माना तो मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है सुनैना, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं रीता दीदी, घर में सभी तीसरा बच्चा चाहते हैं। बड़ी कठिनाई से तो दो बेटियों को संभाल पाती हूँ, तीसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी? यदि एक बच्चा और हो गया मैं तो मशीन बनकर रह जाऊंगी। तो ये बात है, मैंने कहा। तुम्हारे पति अभिषेक क्या कहते हैं? अभिषेक को तो नहीं, उनकी माँ को चाहिए बच्चा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संपत्ति का कोई वारिस मिल जाता तो अच्छा रहता। असल में उन्हें एक पोता चाहिए, पर क्या गारंटी है कि इस बार पोता ही होगा? यदि पोती हुई तो क्या वारिस पैदा करने के लिए चौथा बच्चा भी पैदा करोगी? वही तो। पर अभिषेक की मम्मी को कौन समझाए? फिर वे ही नहीं, मेरे अपने मम्मी पापा भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि बेटियां तो शादी कर पराए घर चली जाएंगी, वंश वृद्धि तो बेटे से ही होती है। तुम्हारे पति अभिषेक क्या कहते हैं? वैसे तो अभिषेक बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, लेकिन उनका भी कहना है कि पहली बार में ही जुड़वा बेटियां हो गई, वरना क्या हम दूसरी बार कोशिश न करते? एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? सबको वंश वृद्धि के लिए लड़का चाहिए बस। मेरे शरीर, मेरी इच्छाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता, और ना ही मेरे स्वास्थ्य के बारे में। जैसे मैं कोई औरत नहीं, वंश वृद्धि की मशीन हूँ। दो बच्चे पहले से हैं और बेटी की चाह में तीसरे को लाना कहाँ तक सही है? मैं सोचती थी कि जमाना बदल गया है, लेकिन सुनैना की बात सुनकर लगा कि हमारा समाज आज भी पुरातन विचारों से जकड़ा हुआ है। बेटे बेटी का फर्क सिर्फ गांव और अनपढ़ घरों में ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों और पढ़े लिखे परिवारों में भी है। ये देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। फिर भी मैं तो सोचती थी कि सुनैना का पति बहुत समझदार है, वो कैसे अपनी माँ की बातों में आ गया? सुनैना मन में तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, ना बेटा ना बेटी। अब सुनैना अक्सर अनमनी सी रहती। मैं भी सोचती कि रोज रोज पूछना ठीक नहीं, यदि उसकी इच्छा होगी तो खुद बताएगी। हाँ, हमारा बच्चों को बस में बिठाकर सुबह की सैर का सिलसिला जारी था। एक दिन सुनैना ने बताया, रीता, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब शायद रोज सुबह की सैर के लिए ना जा सकूं। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये शायद अभिषेक की बातों में आ गई, और क्या पता अभिषेक ने इसे मजबूर किया हो। फिर भी पूछ ही लिया, तो अब तुम्हें भी वारिस चाहिए? नहीं, पर यदि मैं अभिषेक की बात ना मानूं तो वो मुझे ताने देने लगेंगे, इसलिए सोचा कि एक चांस और ले लेती हूँ। अब वही फिर से 9 महीनों की परेड। इसके बाद सुनैना को कभी मॉर्निंग सिकनेस होती तो सैर पर नहीं आती। देखते देखते 4 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक सुनैना मेरे घर आई, और उसे अचानक आया देख मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है। अतः मैंने पूछा, सब ठीक तो है? कोई खास वजह आने की? तबीयत कैसी है तुम्हारी सुनैना? सुनैना कहने लगी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है रीता। अभिषेक की माँ को किसी ने बताया है कि आजकल अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भ में ही बच्चे की लिंग का परीक्षण किया जाता है। लड़की होने पर अबॉर्शन भी करवा सकते हैं। अब मुझे मेरी सास के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। 2 दिन से मेरे व अभिषेक के पीछे बच्चे की
लिंग की जांच कराने के लिए पड़ी है। ये तो गंभीर स्थिति है। तुम सास की बातों में मत आ जाना। अभिषेक को समझा दो कि तुम अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहती, मैंने कहा। इसी तरह 20 दिन और बीत गए। सुनैना की सास रोज घर में सुनैना के बच्चे का लिंग परीक्षण करवाने के लिए कहती। अभिषेक की बहन भी फोन कर अभिषेक को समझाती कि आजकल तो उनकी जात बिरादरी में भी सभी गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लेते हैं, ताकि यदि गर्भ में बेटी हो तो छुटकारा पा लिया जाए। पहले तो अभिषेक को ये सब बातें दकियानुसी लगी, पर फिर धीरे धीरे उसे भी लगने लगा, यदि सभी ऐसा करवाते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है। उस दिन सुनैना अचानक फिर से मेरे घर आई। इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, कैसा महसूस करती हो अब? मॉर्निंग सिकनेस ठीक हुई या नहीं? अब तो 5 महीने हो गए ना। क्या बताऊं रीता, आजकल ना जाने अभिषेक को भी क्या हो गया है, कुछ सुनते ही नहीं मेरी। इस बार जब चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर से बोले कि देख लीजिए आप, पहले से ही हमारी 2 बेटियां हैं और इस बार हम बेटी नहीं चाहते। रीता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तक तो बच्चे में धड़कन भी शुरू हो गई है। यदि अभिषेक ना समझे और फिर से बेटी हुई तो कहीं मुझे अबॉर्शन ना करवाना पड़े। वह रोते रोते कह रही थी, नहीं रीता, ये तो हत्या है, अपराध है। ये बच्चा गर्भ में है तो किसी को नजर नहीं आ रहा। पैदा होने के बाद तो क्या पता मेरी दोनों बेटियों जैसा हो और उन जैसा ना भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है। उसमें भी जान तो है, उसे भी जीने का अधिकार है। हमें क्या हक है अजन्मी बेटी की जान लेने का? ये तो जघन्य अपराध है और कानूनन भी ये गलत है। यदि पता लग जाए तो इसकी तो सजा भी है। लिंग परीक्षण कर अबॉर्शन करवाने वाले डॉक्टर भी सजा के हकदार हैं। सुनैना बोले जा रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह जा रही थी। मेरी आंखें भी गीली हो गई थी। अतः मैंने कहा, देखो सुनैना, तुम्हें यह वक्त हंसी खुशी गुजारना चाहिए, मगर तुम रोज दुखी रहती हो। इसका पैदा होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ता है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। यदि अभिषेक तुम्हारी बात समझ जाए तो शायद तुम्हारी परेशानी हल हो जाए। तुम्हें उसे ये समझाना होगा कि यह उसका भी बच्चा है, इसमें उसका भी अंश है। एक मूवी है साइलेंट स्क्रीम, जिसमें पूरी अबॉर्शन की प्रक्रिया दिखाई गई है। तुम आज ही अभिषेक को वो मूवी दिखाओ, शायद उसे देखकर उसका मन पिघल जाए। उसमें सब दिखाया गया है कि कैसे अजन्मे भ्रूण को सक्शन से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, और उससे पहले जब डॉक्टर अपने औजार उसके पास लाता है तो वो कैसे तड़पता है, छटपटाता है और बार बार मुंह खोलकर रोता है, जिसकी हम आवाज़ तो नहीं सुन सकते किंतु देख तो सकते हैं। किंतु यदि उसके अपने मम्मी पापा ही उसकी हत्या करने पर उतारू हो तो वह किसे पुकारे? जब उसका शरीर मांस के लोथड़ों के रूप में बाहर आता है तो बेचारे का अंत हो जाता है। उसका सिर क्योंकि हड्डियों का बना होता है इसलिए वह शिक्षण द्वारा बाहर नहीं आ पाता, तो किसी और औजार से दबाकर उसे चूर चूर कर दिया जाता है। उस अजन्मे भ्रूण का वही खात्मा हो जाता है। बेचारे की अपनी माँ की कोख ही उसकी कब्र हो जाती है। कितना दर्दनाक है। यदि वह भ्रूण कुछ महीने और अपनी माँ के गर्भ में रह ले तो एक मासूम खिलखिलाता हुआ बच्चा बन जाता है। फिर शायद सभी उसे बड़े प्यार व दुलार से गोद में उठाए फिरे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक इस पिक्चर को देख ले तो फिर शायद अपनी माँ की बात न माने। ठीक है, कोशिश करती हूँ, कह सुनैना थोड़ी देर बैठकर चली गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि एक स्त्री पुरुष के सामने इतनी मजबूर क्यों हो जाती है कि अपने बच्चे को जन्म देने में भी उसे अपने पति की स्वीकृति लेनी होती है। खैर, सुनैना ने रात को अपने पति अभिषेक को साइलेंट स्क्रीन मूवी दिखाई। मैं बहुत उत्सुक थी कि अगले दिन सुनैना क्या खबर लाती है। अगले दिन जब सुनैना बेटियों को स्कूल बस में बिठाने आई तो कुछ चहक सी रही थी, जो अच्छा संकेत था। फिर भी मेरा मन ना माना तो मैं उसे सैर के लिए ले गई और फिर एकांत मिलते ही पूछ लिया, क्या हुआ सुनैना, अभिषेक तुम्हारी बात मान गए? तुमने मूवी दिखाई उन्हें? वो कहने लगी, हाँ रीता, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए कितना सोचा। जब रात को मैंने अभिषेक को साइलेंट स्क्रीम यूट्यूब पर दिखाई तो वे मुझे देखकर स्वयं भी रोने लगी, और जब मैंने बताया कि देखिए बच्चा कैसे तड़प रहा है तो फूट फूट कर रोने लगे।
फिर मैंने कहा कि यदि हमारे बच्चे का लिंग परीक्षण कर गर्भपात करवाया तो उसका भी यही हाल होगा। अब अभिषेक ने वादा किया कि वह ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा काश सुनैना जो कह रही हो वैसा ही हो। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने माँ को अपना फैसला सुनाया कि चाहे बेटा हो या बेटी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाएगा, तो उसकी माँ बिफर पड़ी। कहने लगी कि क्या तूने भी सुनैना से पट्टी पढ़ ली है? माँ, ये मेरा फैसला है और मैं इसे हरगिज नहीं बदलूंगा। अभिषेक बोला। अब तो अभिषेक की माँ सुनैना को रोज ताने मारती। अभिषेक का भी जीना हराम कर दिया था। अभिषेक ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह सुनैना को ताने ना दे, वो प्रेग्नेंट है, इस बात का ध्यान रखे। सुनैना तो अपने माता पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे भी तो यही चाहते थे कि बस सुनैना को एक बेटा हो जाए। अभिषेक माँ को समझाया, माँ, ये सब समाज के लोगों के बनाए नियम है कि बेटा वंश बढ़ाता है, बेटियां नहीं। इनके चलते ही लोग बेटियों की कोख में ही हत्या कर देते हैं। माँ, ये जघन्य अपराध है। तुम्हारी और दीदी की बातों में आकर मैं ये अपराध करने जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभिषेक की बातें सुनकर एक बार तो उसकी माँ को झटका सा लगा, पर पोते की चाह मन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन जब अभिषेक ऑफिस गया तो उसकी माँ सुनैना को कोसने लगी। मेरा बेटा कल तक मेरी सारी बातें मानता था, अब तुमने ना जाने क्या पट्टी पढ़ा दी कि मेरी सुनता ही नहीं। अब घर में ये कलह बढ़ती ही जा रही थी। आज सुनैना और अभिषेक दोनों ही माँ से परेशान होकर मेरे घर आए। मैंने जब उनकी सारी बातें सुन ली तो कहा, एक परेशानी सुलझती नहीं कि दूसरी आ जाती है, पर समाधान तो हर समस्या का होता है। अब माँ का क्या करें? रोज घर में कलेश होगा तो सुनैना के होने वाले बच्चे पर भी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभिषेक बोला। मैं उनके जाने के बाद अपनी माँ से वह सुनैना व अभिषेक की मजबूरी बताते हुए कही, माँ, क्या आप सुनैना की डिलीवरी नहीं करवा सकती? बच्चा होने तक सुनैना तुम्हारे पास रह ले तो ठीक रहेगा। माँ कहने लगी, बेटी, इससे तो नेक कोई काम हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ा मानवता का काम है। मेरे लिए तो जैसे तुम वैसी ही सुनैना। पर क्या उसके पति अभिषेक मानेंगे? पूछती हूँ माँ। कह मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैंने अभिषेक के सामने सारी स्थिति रख दी कि वो सुनैना को मेरी माँ के घर छोड़ दे। मेरी बात सुनकर अभिषेक को हिचकिचाहट हुई। तब मैंने कहा, अभिषेक, आप भी तो मेरे पति जब यहाँ नहीं होते हैं तो हर संभव मदद करते हैं, क्या मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे? मेरी बात सुनकर अभिषेक मुस्कुरा दिया, बोला, जैसा आप ठीक समझे दीदी। और सुनैना, जब तुम ठीक और स्वस्थ हो जाओ तो तुम भी मेरी कोई हेल्प कर देना। मैंने कहा, यदि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो सहेली का रिश्ता कैसा? मेरी बात सुन सुनैना ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर क्या था, अभिषेक सुनैना की ज़रूरत का सारा सामान पैक कर सुनैना को मेरी माँ के पास छोड़ आ गया। समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हुए। सुनैना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसकी शक्ल हूबहू सुनैना की सास व पति से मिलती थी। उसके पति अभिषेक ने जब अपनी बेटी को देखा तो फूला ना समाया। वह सुनैना को अपने घर चलने को कहने लगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तब ले जाना, ताकि सुनैना स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इधर सुनैना की माँ अभिषेक से रोज पूछती, अभिषेक बेटा, सुनैना को क्या हुआ, बेटा या बेटी? माँ, बेटी हुई है, पर जाने दो माँ, तुम्हें तो पोता चाहिए था ना। माँ जब पूछती कि किस जैसी है बेटी, तेरे जैसी या सुनैना जैसी, तो वह कहता कि माँ क्या फ़र्क पड़ता है तो लड़की ही ना। अब सुनैना की सास से रहा नहीं जाता, अतः एक दिन बोली, सुनैना को कब लाएगा? माँ, अभी बच्ची छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाने दो फिर लाऊंगा। यहाँ 3 बच्चों को अकेली कैसे पालेगी? ये सुनकर सुनैना की सास कहने लगी, और कितना सताएगा अभिषेक, क्या तेरी बच्ची पर हमारा कोई हक नहीं? माना कि मैं पोता चाहती थी, पर ये बच्ची भी तो हमारी ही है, हम इसे फेंक तो ना देंगे। अब तू मुझे सुनैना और मेरी पोती से कब मिलाएगा ये बता। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले रविवार को माँ। अगले संडे ही अभिषेक अपनी माँ को मेरी माँ के घर ले गया। अभिषेक की माँ
सुनैना की बच्ची को देखने को बहुत उत्सुक थी। उसे देखते ही लगी शक्ल मिलाने। बोली, अरे इसकी नाक तो बिल्कुल सुनैना जैसी है और चेहरा अभिषेक तुम्हारे जैसा। रंग तो देखो कितना निखरा हुआ है। वे अपनी पोती की नाजुक उंगलियों को छूकर देख रही थी और उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। तभी सुनैना ने कहा, माँ अभी तो ये सोई है, जागेगी तब देखिएगा, आंखें बिल्कुल आपके जैसी है, नीली नीली। आपकी पोती बिल्कुल आप पर गई है माँ। ये सुन सुनैना की सास खुश हो उठी और फिर मेरी माँ को धन्यवाद देते हुए बोली, आपने बहुत ही नेक काम किया है बहन जी, जो सुनैना की इतनी संभाल की। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अब आप इजाज़त दें तो मैं सुनैना को अपने साथ ले जाऊं। आप ही की बेटी है, बेशक ले जाएं, बस इसका सामान समेट देती हूँ। अरे आप परेशान ना हो, सामान तो अभिषेक समेट लेगा और अगले संडे को वह सुनैना को ले जाएगा। अभी जल्दबाजी ना करे, तब तक मैं सुनैना के स्वागत की तैयारियां भी कर लेती हूँ। अगले संडे को अभिषेक सुनैना व उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ गया। उसकी माँ ने घर को ऐसे सजाया था मानो दिवाली हो। सुनैना का कमरा खूब सारे खिलौने से सजा था। सुनैना की सास उसकी बेटी के लिए ढेर सारे कपड़े लाई थी। जब सुनैना घर पहुंची तो अभिषेक की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने झट से अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, सुनैना मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञान थी, या यूं कहो कि पोते की चाह में अंधी हो गई थी और सोचने समझने की क्षमता खो गई थी। लेकिन बहू तुम बहुत समझदार हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे वह हमारे पूरे घर को एक घोर अपराध करने से बचा लिया। अब सारा घर खुशियों से भर गया है। फिर वे अपनी बेटी व अन्य रिश्तेदारों को समझाने लगी कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है। उन्हें भी बेटे बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियां भी वंश बढ़ा सकती हैं, जमीन जायदाद संभाल सकती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की। अमर कुछ दिन से चुप चुप सा है। समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है वजह यह। मैं मानती हूँ कि 20 साल की उम्र संवेदनशील होती है, मगर यही संवेदनशीलता अमर की चुप्पी का कारण होगी, ये मानने को मेरा दिल नहीं मान रहा। अमर हंसमुख है, सदा खुश रहता है, फिर उसके मन में ऐसा क्या है जो उसे चुप्पी सा बनाता जा रहा है? क्या अकेला बच्चा स्वार्थी हो जाता है माँ? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सब्जी काटते काटते मेरे हाथ रुक से गए। अमर हमारी इकलौती संतान है, क्या वह अपने ही बारे में पूछ रहा है? मैंने मनोविज्ञान की एक किताब में पढ़ा है कि जो इंसान अपने माँ बाप की इकलौती संतान होता है वो बेहद मतलबी होता है। उसकी सोच सिर्फ अपने आसपास घूमती है। वह किसी के साथ ना अपनी चीज़ें बांटना चाहता है, ना अधिकार। उसकी सोच का दायरा इतना संकुचित होता है कि वह सिर्फ अपने सुख दुख के बारे में ही सोचता है। कहता कहता अमर तनिक रुक गया। उसने गौर से मेरा चेहरा देखा तो मुझे लगा मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। माँ आप भी तो उस दिन कह रही थी ना कि आज का इंसान इसलिए इतना स्वार्थी होता जा रहा है क्योंकि वह अकेला है। घर में दो बच्चों में अक्सर एक बहन एक भाई होने लगा है और बहन के ससुराल जाने के बाद बेटा माँ बाप की हर चीज का एकमात्र अधिकारी बन जाता है। बड़ी गहरी बातें करने लगा है मेरा बच्चा। हंस पड़ी मैं। हाँ यह भी सच है, हर संस्कार बच्चा घर से ही तो ग्रहण करता है। लेना देना भी तो तभी आएगा उसे जब वह इस प्रक्रिया से गुजरेगा। देने का सुख क्या होता है यह वह कैसे जान सकता है जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं। तो फिर दादी आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या आप उनका अपमान करती रही है? क्या आप उनका अपमान करती रही हो जिसका फल वह आपसे नफरत करके आपको देना चाहती हैं? अवाक रह गई मैं। अमर का प्रश्न कहाँ से कहाँ चला आया था। कुछ दिन पहले ही वह अपनी दादी के साथ रहने गया था। मैं चाहती तो बेटे को वहां जाने से रोक सकती, क्योंकि जिस औरत ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया वो मेरे खून से प्यार कैसे करेगी। फिर भी भेज दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे कहने पर अपना व्यवहार निर्धारित करे। 20 साल का बच्चा इतना भी छोटा या नासमझ नहीं होता कि उसे रिश्तों के बारे में उंगली पकड़कर चलाया जाए। रिश्तों की समझ उसे उन रिश्तों के साथ जीकर ही आए तो वही ज्यादा अच्छा है। आज जितना मेरा है उतना ही वह अपनी दादी का भी है ना। माँ, दादी तुमसे इतनी घृणा क्यों करती है? अमर ने अपना
प्रश्न दोहराया। तुम दादी से ही पूछ लेते। यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंस पड़ी मैं, ये सोचकर कि 4-5 दिन अपनी दादी के साथ रहकर मेरा बेटा यही बटोर पाया था। अब समझी मैं कि अमर इतना चुप क्यों है। 5 दिन मैं वहां रहा था माँ। दादी ने जब भी आपसे संबंधित कोई बात की, उनकी जबान की मिठास कड़वाहट में बदलती रही। एक बार भी उनके मुंह से आपका नाम नहीं सुना मैंने। बुआ आई तो उन्होंने भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। पिछले दिनों आप हॉस्पिटल में रही, आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, आपका हालचाल ही पूछ लेती एक बार। तुम पूछते ना उनसे, पूछा क्यों नहीं? तुम्हारे पापा से भी मैं अक्सर पूछती हूँ, पर वह भी कोई जवाब नहीं देते। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि तुम्हारे पापा की पत्नी होना ही मेरा सबसे बड़ा दोष है। क्यों? क्या तुम्हारी शादी दादी की इच्छा के खिलाफ हुई थी? नहीं तो तुम्हारी दादी खुद गई थी मेरा रिश्ता मांगने, क्योंकि तुम्हारे पापा को मैं बहुत पसंद थी। क्या पापा ने अपनी माँ और बहन को मजबूर किया था विवाह के लिए? यह बात तुम अपने पापा से पूछना, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है ही नहीं। लेकिन ये सच है कि तुम्हारी दादी ने हमारे 22 साल के विवाहित जीवन में कभी मुझसे प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। तुम तुम तो उनके साथ भी नहीं रहती हो, जो गिले शिकवे की गुंजाइश उठती हो। जब भी हम घर आते हैं या दादी यहाँ आती हैं, वह आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके आने से पापा का व्यवहार बहुत अटपटा सा हो जाता है। अच्छा नहीं लगता मुझे। इसीलिए इस बार मैं उनके साथ रहने चला गया था, ये सोचकर कि शायद मैं अकेला जाऊं तो उन्हें अच्छा लगे। तो कैसा लगा उन्हें? क्या अच्छा लगा तुम्हें उनका व्यवहार? माँ, उन्हें तो मैं भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन मैंने इतना कह दिया था कि माँ भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, आप भी आज वैसी ही सब्जी बनाकर खिलाएं। मेरा इतना कहना था कि दादी को गुस्सा आ गया। डोंगे में पड़ी सब्जी उठाकर बाहर डस्टबिन में गिरा दी। भूखा ही उठना पड़ा मुझे। रोटियां भी उठाकर फेंक दी। कहने लगी कि इतनी अच्छी लगती है माँ के हाथ की रोटी, तो यहाँ क्या लेने आया है? जा, चला जा अपनी माँ के पास। हैरान रह गई थी मैं। एक 75 साल की बूढ़ी में इतनी जिद! बुरा तो लगा था मुझे, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं थी। क्या मैं अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ भी नहीं कर सकता हूँ? आपका नाम लिया, उसका फल यह मिला कि मुझे पूरी रात भूखा रहना पड़ा। ऐसा क्यों माँ? मैं अपने बच्चे को उस क्यों का क्या जवाब देती? मन भर आया मेरा। मेरा बच्चा पूरी रात भूखा रहा, इस बात का अफसोस हुआ मुझे, मगर इतना संतोष भी हुआ कि मेरे सिवाय कोई और भी है जिसे मेरी ही तरह अपमानित करने उस बुढ़िया ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब अमर इसी वजह से जल्दी वापस चला आया। मेरे साथ तो तेरी दादी का व्यवहार ऐसा ही है। डोली से निकली ही थी, उस पल भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ से बस इतना ही कह दिया था कि दीदी जरा ममता को खिला देना, उसने रास्ते में कुछ नहीं खाया। पर भाई के शगुन करना तो दूर, माँ बेटी ने रोना पीटना शुरू कर दिया और उनके रोने धोने से घर आए तमाम मेहमान जमा हो गए थे। 22 साल पुरानी वह घटना आज फिर आंखों के सामने साकार हो उठी। भाभी, यह क्या पागलपन है? आते ही बहू को अपना यह क्या रूप दिखा रही हो? बेटे ने उसकी जरा सी चिंता करके ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो बेटा छिन जाने का रोना लेकर बैठी हो? घर घर माएँ हैं, घर घर बहनें हैं। तुम क्या अनोखी माँ बहन हो जो बहू का घर में पैर रखना ही तुमसे सहा नहीं जा रहा? हमारी माँ ने भी तो अपना सबसे लाडला बेटा तुम्हें सौंपा था। क्या उसने कभी ऐसा सुलूक किया था तुमसे जैसा तुम कर रही हो? पति की बुआ ने किसी तरह सब ठीक करने का प्रयास किया था। तब उनका वह रूप और आज का उनका यह रूप, उनकी जलन त्यों त्यों बढ़ती रही, ज्यों ज्यों मेरे पति अपने परिवार में रखते रहे। हम साथ कभी नहीं रहे, क्योंकि पति की नौकरी हमेशा बाहर की रही। लेकिन यह भी सच है, यदि साथ रहना पड़ता तो रह भी ना पाते। मेरी सूरत देखते ही उनका चेहरा यूं बिगड़ जाता है मानो कोई कड़वी दवा मुंह में घुल गई हो। अक्सर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मैं एक बुरी बहू बनूं, मगर क्या करूं?
मेरी बुराई इसी कड़वे सच में है कि मैं अपने पति की पत्नी बनकर ससुराल में चली आई थी। मेरा हर गुण, मेरी सारी अच्छाई उस पल एक काले आवरण से ढक सी गई, जिस पल मैंने ससुराल की दहलीज पर पैर रखा था। मेरा दोष सिर्फ इतना सा रहा कि अमर के पिता को अमर की दादी मानसिक रूप से कभी अपने से अलग ही नहीं कर पाई। लाख सफल मान लूं मैं स्वयं को, मगर ससुराल में मैं सफल नहीं हो पाई। न अच्छी बहू बन सकी, न ही अच्छी भाभी। दादी अकेली संतान थी, न अपने घर में, बुआ भी अकेली बहन। यही वजह है कि दादी और बुआ ने अपने खून के अलावा किसी को अपना नहीं माना। जो बेटे में हिस्सा बांटने चली आए, वही दुश्मन बन गई। मैं भले ही उनका पोता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे भी अपना दुश्मन समझ लिया। माँ, दादी की मानसिकता ये है कि वह अपने प्यार का दायरा बड़ा करना तो दूर, उस दायरे में जरा सा रास्ता भी चाहती कि हम दोनों को उसमें प्रवेश मिल सके। वह न हमारी बनती हैं, न हमें अपना बनाती हैं। हम तुम भला कब तक बंद दरवाजे पर सिर फोड़ते रहेंगे। जाने दो उन्हें माँ, मत सोचो उनके बारे में। अगर हमारे नसीब में उनका प्यार नहीं है, तो वह भी कम बदनसीब नहीं है ना। जिनके नसीब में हम दोनों ही नहीं, जिसे बदला न जा सके, उसे स्वीकार लेना ही उचित है। वह वहाँ खुश, हम यहाँ खुश। सारी कहानी का सार मेरे सामने परोस दिया अमर ने। पहली बार लगा ससुराल में कोई साथी मिल गया है, जो मेरी पीड़ा को जीता भी है और महसूस भी करता है। सब ठीक चल रहा था, फिर भी अमर उदास रहता था। मैं कुरेदती तो गर्दन हिला देता। मेरी एक सहेली के पति एक शाम हमारे घर आए, तो सहसा मैंने अपने मन की बात उनसे कह दी। उनके बड़े भाई एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। भैया, आप अमर को किसी बहाने से उन्हें दिखा देंगे क्या? मैं कहूँगी तो शायद ना उसे अच्छा लगेगा, ना उसके पापा को। हर पल गुपचुप रहता है और उदास भी। उन्होंने आश्वासन दे दिया और जल्दी ही ऐसा संयोग भी बन गया कि मेरी उसी सहेली के घर पर कोई पारिवारिक समारोह था। परिवार सहित हम भी आमंत्रित थे। सभी परिवार आपस में खेल खेल रहे थे। कोई ताश, कोई कैरम। सहेली के जेठ भी वहीं थे, जो बड़ी देर तक अमर से बतियाते रहे थे और ताश भी खेलते रहे थे। उस दिन अमर खुश था, न कहीं उदासी थी, न चुप्पी। दूसरे दिन उनका फोन आया। मेरे पति से उनकी खुलकर बात हुई। मेरे पति चुप रह गए। क्या बात है? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ देर तक मेरे पति मेरा चेहरा बड़े गौर से पढ़ते रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, अमर अकेलेपन से पीड़ित है। उसके यार दोस्त दो दो तीन तीन भाई बहन हैं। उनके भरे पूरे परिवार को देखकर अमर को ऐसा लगता है कि एक वही है जो दुनिया में अकेला है। क्या कहती मैं? एक ही औलाद रखने की जिद भी मेरी ही थी। अब जो हो गया सो हो गया। बीता समय लौटाया तो नहीं जा सकता ना। शाम को अमर कॉलेज से आया तो मन हुआ उसे कुछ बात करूं। फिर सोचा, भला क्या बात करूं। माना माँ बेटे दोनों काफी हद तक दोस्त बनकर रहते हैं, फिर भी भाई बहन की कमी तो है ही। पति अपने काम में बिजी रहते हैं और मेरी अपनी सीमाएं हैं। जो नहीं है उसे पूरा कैसे करूं। अमर की हंसी धीरे धीरे और कम होने लगी थी। मैंने जोर देकर कुरेदा तो सहसा बोले, माँ, क्या मेरा कोई भाई बहन नहीं हो सकता? हैरान रह गई मैं। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। बड़े गौर से मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, तुम 20 साल के होने वाले हो। अमर, इस उम्र में अगर तुम्हारा कोई भाई आ गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या शर्म नहीं आएगी तुम्हें? इसमें शर्म जैसी क्या है? अधूरा अधूरा सा लगता है मुझे अपना जीना। कमी लगती है घर में कोई बांटने वाला नहीं है, कोई मुझसे लेने वाला नहीं है। अकेले जी नहीं लगता मेरा। मैं हूं ना बेटा, मुझसे बात करो। मुझसे बांटो अपना सुख, अपना दुख। हम अच्छे दोस्त हैं। आप तो मुझसे बड़ी हैं। आप तो सदा देती हैं मुझे। कोई ऐसा हो जो मुझसे मांगे। कोई ऐसा जिसे देखकर मुझे भी बड़े होने का एहसास हो। मैं स्वार्थी बनकर जीना नहीं चाहता। मैं अपनी दादी, अपनी बुआ की तरह इतने छोटे दिल का मालिक नहीं बनना चाहता कि रिश्तों को लेकर निपट कंगाल रह जाऊं। मेरा अपना कौन होगा माँ? सुख दुख में मेरे काम कौन आएगा? 22 साल पुरानी वह घटना आज फिर आंखों के सामने
साकार हो उठी। भाभी, यह क्या पागलपन है? आते ही बहू को अपना यह क्या रूप दिखा रही हो? तुम्हारे पापा हर सुख दुख में तुम्हारी बुआ के काम आते हैं ना। माँ की एक आवाज पर भागे चले आते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कौन आया था उनके पास? क्या दादी या बुआ आई थी यहाँ? मुझे किसने संभाला था? कौन था मेरे पास? रिश्तों के होते हुए भी क्या कभी तुमने हमारे परिवार को सुख दुख बांटते देखा है? उम्मीद करना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अमर। वही सुखी है जिसने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की। जीवन की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है और सुख दुख में काम आता है हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार। किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। मैं 20 दिन अस्पताल में रही। कौन हमारा खाना पीना देखता रहा? क्या तुम नहीं जानते? हमारा आस पड़ोस, तुम्हारे पापा के दोस्त, मेरी सहेलियां, तुम्हारे दोस्त ने तो मुझे खून भी दिया है। जो लोग हमारे काम आए, क्या वे हमारे सगे संबंधी थे? बोलो। भाई बहन के ना होने से तुम्हारा दिल छोटा कैसे रह जाएगा? रिश्तों के होते हुए भी हमारा कौन सा काम हो गया जो तुम्हारा नहीं होगा? किसी की तरफ प्यार भरा ईमानदार हाथ बढ़ाकर देखना अमर, वही तुम्हारा हो जाएगा। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। मुझे एक भाई चाहिए माँ। रोने लगा अमर। जिनके भाई हैं क्या उनका झगड़ा नहीं देखा तुमने? क्या वे सुखी हैं? हर घर का आज यही झगड़ा है। भाई ही भाई को सहना नहीं चाहता। किस मृग तृष्णा में हो? कल अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा तो तुम्हें अकेले ही तो जीना होगा। अगर हमारी संपत्ति को लेकर ही तुम्हारा भाई तुमसे झगड़ा करेगा तब कहाँ जाएगी रिश्तेदारी, अपनापन जिसके लिए आज तुम रो रहे हो? अमर, तुम्हारी अपनी संतान होगी, अपनी पत्नी, अपना घर, तब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे या भाई के लिए? तुमसे 20 साल छोटा भाई तुम्हारे लिए औलाद के बराबर होगा। दोनों के बीच पिस जाओगे जिस तरह तुम्हारे पापा पिसते हैं। माँ की बिना वजह की दुत्कार भी सहते हैं और बहन के ताने भी सहते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करते हैं तुम्हारे पापा, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर सके। उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे से भी प्यार है जो उनकी माँ बहन के गले नहीं उतरता। कल यही सब तुम्हारे साथ भी होगा। जरूरत से ज्यादा प्यार भी इंसान को संकुचित और स्वार्थी बना देता है। तुम्हारी दादी और बुआ का तुम्हारे पापा के साथ हद से ज्यादा प्यार ही सारी पीड़ा की जड़ है। और यह सब आज हर तीसरे घर में होता है, हमेशा से होता आया है। जिस दिन पराया खून प्यारा लगने लगेगा उसी दिन सारे संताप समाप्त हो पाएंगे। शायद तुम्हारी पत्नी का खून मुझे पानी जैसा ना लगे। शायद मेरी बहू की पीड़ा पर मेरी भी नसें टूटने लगे। शायद वह मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यारी लगने लगे। इसी शायद के सहारे तो मैंने अपनी एक ही संतान रखने का निर्णय लिया था, ताकि मेरी ममता इतनी स्वार्थी न हो जाए कि बहू को ही नकार दे। मैं अपनी बेटी के सामने अपनी बहू का अपमान कभी न कर पाऊं, इसीलिए तो बेटी को जन्म नहीं दिया। क्या तुम मेरे इस प्रयास को नकार दोगे अमर? आंखें फाड़कर अमर मेरा मुंह देखने लगा था। उसके पापा भी पता नहीं कब चले आए थे और चुपचाप मेरी बातें सुनकर मेरा चेहरा देख रहे थे। जिंदगी इसी का नाम है अमर। वे घर भी हैं जहाँ बहुएं दिन रात बुजुर्गों का अपमान करती हैं, और एक हमारा घर है जहाँ पहले दिन से मेरी सास मेरा अपमान कर रही है, जहाँ बेटी के तो सभी शगुन मनाए जाते हैं और बहू का मान सम्मान घर की नौकरानी से भी कम। बेटी का साम्राज्य घर की चप्पे चप्पे पर है और बहू 22 साल बाद भी अपनी नहीं हो सकी। आवेश में पता नहीं क्या क्या निकल गया था मेरे मुंह से। अमर के पापा चुप थे। अमर भी चुप था। मैं नहीं जानती वह क्या सोच रहा है। उसकी सोच कुछ भी शब्दों से बदल गई होगी। उसकी सोच कुछ ही शब्दों से बदल गई होगी, ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह सच मेरी समझ में जरूर आ गया है कि जीवन को नापने का सबका अपना अपना फीता होता है। जरूरी नहीं किसी के पैमाने में मेरा सच या मेरा झूठ पूरी तरह फिट बैठ जाए। मैंने अपने जीवन को उसी फीते से नापा है जो फीता मेरे अपनों ने मुझे दिया है। मैं यह कभी नहीं कह सकती कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं बहू को उसके सामने सदा अपमानित ही करती। हो सकता है मैं दोनों रिश्तों में एक उचित तालमेल बिठा लेती। हो सकता है मैं यह सच पहले से ही समझ जाती
कि मेरा बुढ़ापा इसी पराये खून के साथ कटने वाला है, इसलिए प्यार पाने के लिए मुझे प्यार और सम्मान देना भी पड़ेगा। हो सकता है मैं एक अच्छी सास बनकर बहू को अपने घर और अपने मन में एक प्यारा सा मीठा सा कोना दे देती। हो सकता है मैं बेटी का स्थान बेटी को दे देती और बहू का लाड प्यार बहू को। होने को तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो वास्तव में हुआ वह यह कि मैंने अपनी दूसरी संतान कभी नहीं चाही, क्योंकि रिश्तों की भीड़ में रहकर भी अकेला रहना कितना तकलीफ देह है, यह मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिसने ताउम्र रिश्तों को जिया नहीं सिर्फ ढोया है। खून के रिश्ते सिर्फ दाह संस्कार करने के काम ही नहीं, जीते जी भी जलाते हैं। तो बुरा क्या है अगर मनुष्य खून के रिश्तों से आज़ाद अकेला रहे, प्यार करे, प्यार बांटे, किसी को अपना बनाए, किसी का बने, बिना किसी पर कोई अधिकार जमाए, सिर्फ दोस्त ही बनाए। ऐसे दोस्त जिनसे कभी कोई बंटवारा नहीं होता, जिनसे कभी अधिकार का रोना नहीं रोया जाता, जो कभी दिल नहीं जलाते, जिनके प्यार और अपनत्व की चाह में जीवन एक मृत तृष्णा नहीं बन जाता। तुम्हारे पापा हर सुख दुख में तुम्हारी बुआ के काम आते हैं ना। माँ की एक आवाज़ पर भागे चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कौन आया था उनके काम। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।